हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपके साथ उस शख्सियत का इंट्रोडक्शन करवाने आया हूं जिन्होंने हाल ही में आयोजित हुई प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 में सरकारी सेवा में सिलेक्शन प्राप्त किया है, चयन हुआ है इनका। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है राजेंद्र जी शर्मा। और राजेंद्र शर्मा ने बच्चों प्रयोगशाला सहायक के अंदर जो है किस तरह से सफलता प्राप्त की, कैसे प्रिपरेशन की, इनका सफ़र किस तरह का रहा, इन्होंने किस तरह की बुक्स को लर्न किया, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करी और इनकी सफलता का श्रेय ये किसको देना चाह रहे हैं। इसकी सफलता में कहीं ना कहीं, इस प्रयोगशाला सहायक की सफलता में इन्हें जो है अपने मदर, फादर, इनके भाई, इनके जो रिलेटिव है उनका किस तरह से सपोर्ट रहा, इसको लेकर के भी बात करेंगे। बीच में लैब असिस्टेंट में सिलेबस भी चेंज हुआ था, उस समय इनके साथ क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2023 की जो वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक की, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। और आज राजेंद्र शर्मा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है बच्चों। अगर इन्होंने ये कामयाबी हासिल करके ये अगर सरकारी सेवा में जा सकते हैं महज कम समय के अंदर बच्चों, और बहुत ही छोटी सी उम्र में ये सरकारी सेवा में जा रहे हैं बच्चों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले राजेंद्र शर्मा से मैं पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा और आपके कितने नंबर आए लेब असिस्टेंट में। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं बाड़मेर ज़िले के धोरीमना से बिलोंग करता हूँ और मेरा चयन अंतिम रूप से प्रयोगशाला सहायक भर्ती में हुआ है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन मोस्टली टेस्ट सीरीज़ के थ्रू और सेल्फ स्टडी के थ्रू ही की थी, और कुछ सर का कोर्स भी ले रखा था जो कि उनका गाइडेंस मुझे मिल रहा था। बिल्कुल, राजेंद्र शर्मा ने आपको ये बताया है कि मैंने जो प्रिपरेशन की है उसमें मेरी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ थी जिन्होंने मदद की। मतलब इन्होंने कुछ टेस्ट सीरीज़ भी बाई की और कुछ इनके पास पहले से ही कुछ मॉडल पेपर रहे, उनको इन्होंने सॉल्व किया। इन्होंने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जो लेब असिस्टेंट का बैच था उस बैच को भी ज्वाइन किया। उनमें से कुछ क्लासें जो इनको ज़रूरत थी, जहाँ इन्हें दिक्कत हो रही थी, वो इन्होंने देखी। और इसके अलावा बच्चों ये बाड़मेर ज़िले के धोरीमना कस्बे से बिलोंग करते हैं। और राजेंद्र जी शर्मा के पिताजी का नाम है श्री ओम प्रकाश जी शर्मा। और मैं इनसे यह भी पूछना चाहूँगा कि आप जिस परिवेश से आते हैं वो ग्रामीण परिवेश हैं कि वो आप किसी बड़े, जो धोरीमना है कोई बड़ा शहर है, इस तरह के परिवेश से आते हैं। यहाँ पर जहाँ से आप आते हैं वहाँ एजुकेशन का लेवल किस तरह का है, ठीक है, किस तरह का माहौल है, और आपने किस तरह के माहौल में तैयारी की, घर पे रह कर के की या कहीं आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे या कहीं आपने दूर जयपुर जोधपुर में रूम लेके स्टडी की, उसके बारे में भी बताइएगा। जी सर, तो मैं मोस्टली ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करता हूँ। धोरीमना कस्बे के पास गांव है उड़ासर, वहाँ मैं निवास करता हूँ। और मेरी शुरुआत की शिक्षा भी वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने 9वीं 10वीं में मैं धोरीमना में आया था, जहाँ से मैंने अपनी 12वीं तक की एजुकेशन की है। और उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन बाहर से की है। और मेरी पूरी प्रिपरेशन मैंने घर से रह के की थी, मैं कहीं बाहर नहीं गया था, ना मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर का माहौल जो था वो मेरे लिए जो मेरी स्टडी है उसके लिए सपोर्टिव रहा है काफ़ी। तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत है, तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन अपने घर से रह के ही की है। अगला मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने डेली कितने घंटे स्टडी की और आपने स्टडी करते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा, चीज़ों को कितना आपने पढ़ा, जैसे चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अलग अलग बुक्सें आती है। और आज के समय में कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होने लग गया है कि क्या तो पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन की बुक है और उनमें कंटेंट भी
कुछ में तो बहुत कम है तो कुछ में बहुत ज़्यादा है। अब इस परिस्थिति में जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है उसे जीके के लिए कौन सी बुक को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसी तरह से साइंस के लिए कौन सी बुक को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसे कितना पढ़ना चाहिए। तो इस मामले में चूंकि आपका चयन हुआ है सरकारी सेवा में, तो आपने तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी की होगी। तो आप बताइए बच्चा कितना पढ़े और आपने कितनी पढ़ाई करी। जी सर। तो मेरे पढ़ाई करने के तरीके में ये रहता था कि मैं कभी घंटे फिक्स करके नहीं पढ़ता था। मैंने सिलेबस के हिसाब से और जितना टाइम एग्ज़ाम में बचा है उसके हिसाब से मैंने सिलेबस को बांट रखा था कि इतने टाइम में सिलेबस करने के लिए मुझे हर दिन इतना पढ़ना पड़ेगा, हर सप्ताह इतना पढ़ना पड़ेगा, हर महीने इतना पढ़ना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरे डेली के कुछ टारगेट फिक्स हो जाते थे। तो उस डेली के टारगेट्स के हिसाब से मेरी पढ़ाई होती थी। तो वो 5 घंटे भी हो सकती है कभी, तो कभी 8 घंटे भी हो सकती है। जैसे कि सिलेबस काफ़ी वास्ट था, साइंस भी थी, जीके भी था, साइकोलॉजी, उसमें काफ़ी मैटर था। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, क्योंकि किसी टॉपिक में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, किसी टॉपिक में कम समय लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके टारगेट क्या है। तो मैंने कभी घंटे निर्धारित करके वो पढ़ाई नहीं की थी। मैं अपने टारगेट बेस्ड स्टडी करता था कि ये जो टारगेट मैंने फिक्स कर रखे हैं वो मुझे पूरे करके ही आज सोना है। अब उसके लिए मुझे भले ही 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए या 4 घंटे लग जाए, वो डिपेंड करता था कि मैंने टारगेट्स क्या फिक्स कर रखे थे। और रही मेरे स्टडी सोर्सेज की बात, तो मोस्टली बुक्स वही पढ़ी थी जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। साइंस की मैं बात करूं तो एनसीईआरटीज़, बायोलॉजी के लिए तो मैंने एनसीईआरटी से बाहर कुछ देखा ही नहीं था, जैसे कि सर ने मुझे एडवाइस करा था। और सर का मैं शुरू से स्टूडेंट ही रहा हूँ, स्कूलिंग मैंने इन्हीं के अंडर की थी। तो एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैंने बायोलॉजी के लिए। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए जो कुछ नोट्स आते हैं, और सर ने दे ही दिए थे मुझे नोट्स, क्योंकि ले रखा था इनका बैच मैंने, और सर जो पढ़ा रहे थे वही नोट्स मुझे मिल गए थे। और कुछ जो सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, वो नीट की प्रिपरेशन के लिए जो बेसिक बुक्स आती है, ज़्यादा एडवांस लेवल की बुक्स नहीं, जो बेसिक बुक्स आती है उनसे मैंने प्रैक्टिस करता रहा, फिर टेस्ट देता रहा। और उसके अलावा जीके के लिए राजस्थान जीके का जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो मैंने पैनोरमा से पढ़ा था। और ज्योग्राफी का पोर्शन मैंने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना से। और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स का पोर्शन जुड़ गया था, तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे वो डेटा भी मैंने पढ़े थे, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर्स जो स्कीम्स वगैरह है वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे हर जगह काम आ जाता है। तो वही किया था, वही सोर्सेज रहते हैं मोस्टली जो सब पढ़ते हैं। और सोर्सेज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मैटर करते हैं। आप जो सोर्स काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही रखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब में मैटर सेम होता है। और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही बात बताई। और बच्चों जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं ना, जो बच्चे, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप बहुत ही अच्छी तरह से, अगर जिस तरह से राजेंद्र जी ने स्टडी करी है, इन्होंने कहा कि मैंने कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी, और पढ़ाई बच्चों घंटे मांगती भी नहीं है, ठीक है ना, कभी घंटे मैटर भी नहीं करते। इन्होंने अपना जो टॉपिक कवर करना था वो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक इन्होंने कंटिन्यूस स्टडी की। और इससे बड़ी बात जो ये है कि इन्होंने अपने घर पे रह कर के पढ़ाई की है, और इनके मम्मी का, इनके पापा का बहुत सपोर्ट रहा इन्हें, ठीक है। और इनके जो बड़े भाई हैं अशोक जी शर्मा सर, वो भी हमारे साथ हैं, और वो विजय एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं बड़े लंबे समय से। मैथ और राजस्थान आर्ट और कल्चर सब्जेक्ट के जो है जाने माने लेक्चरर हैं। और मैं AK शर्मा सर को भी बुलाना चाहूँगा, तो शर्मा सर आप भी आ जाइएगा। आपके छोटे भाई राजेंद्र जी का चयन हुआ है सरकारी सेवा में, और मुझे पता है आप बहुत खुश हैं, ठीक है, और ये खुशी लाजमी भी है। और बच्चों आपने भी देखा होगा, मैंने भी फेसबुक पे जैसे ही चयन हुआ राजेंद्र जी का, क्योंकि हमें पहले ही मालूम था, मैं यहाँ पे राजेंद्र जी के 2 इंटरव्यू डालने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। एक मैंने इनके चयन से पहले जो इंटरव्यू लिया था
वो भी डालूंगा, क्योंकि उसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई थी। मैं राजेंद्र जी का इंटरव्यू इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मुझे विजय एजुकेशन का प्रमोशन करना है, कतई नहीं, ठीक है ना। भले ही आप कहीं से भी पढ़ें बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसलिए डाल रहा हूं कि इनका जो चयन हुआ है और इनकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक वैसे ही आप भी, ठीक है, स्ट्रेटजी अपनाइए। इन्होंने जो वास्तव में स्ट्रगल किया है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया है, कम से कम आपको इनकी तैयारी से कुछ जो भी अच्छा सीखने को मिले वो आप लीजिए, और जहाँ से बढ़िया चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिले वहाँ से लेनी चाहिए। तो मैं ए शर्मा सर से भी पूछना चाहूँगा कि अभी जो है राजेंद्र जी कह रहे थे कि मैंने जो है स्पेसिफिक कुछ बुक्स थी वो फिक्स कर ली और वो लर्न की, वो पढ़ी, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स में राइटर के भी नाम बताए, लेकिन इन्होंने आपको बहुत अच्छी बात बताई कि आप अगर कोई दूसरी बुक्स में कंफर्टेबल हैं तो आप उसको पढ़ते रहो, लेकिन उस फिक्स बुक को तब तक पढ़ो जब तक उसके अंदर का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लेते, ठीक है। तो सर आपको कैसा लग रहा है, आपके छोटे भाई जो हैं सरकारी सेवा में चयन हुआ है और बहुत ही छोटी उम्र में हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है एक बहुत ही लंबी सरकारी सेवा जो है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सहयोग रहा, ठीक है, और आपके परिवार की जो है राजेंद्र जी से क्या अपेक्षाएं रही, इस पर भी थोड़ा आप बताइए। थैंक यू सर। आपके सानिध्य में ये सफलता प्राप्त हुई है। शुरुआत से ही आपका स्टूडेंट रहा है राजेंद्र, और जिस तरीके से आपने जो स्ट्रेटजी बताई, जो बुक्स बताई, उन्हें फॉलो करता गया और पढ़ता गया। वैसे पढ़ाई के मामले में बात करें तो ये बड़ा एकाग्र माइंड का आदमी है सर। जैसे ही अगर कई बार तो हमें ये होता है, सोचना पड़ता है यार मूड नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बस पढ़ने बैठना है तो बैठना है, घंटे कोई फिक्स नहीं है। मैंने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो, तो तैयारी के दौरान बताया था कि घंटे तो भैया कोई फिक्स है नहीं, लेकिन मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ, जब तक मैं इसे क्लियर नहीं कर लेता तब तक मैं सोता नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या होता है कि अचानक एग्ज़ाम से पहले सिलेबस चेंज हो जाता है, जिसमें नया जुड़ता है साइकोलॉजी। लेकिन बड़ा एग्जामिनर भी एक मास्टरमाइंड खेल खेलता है कि उसके क्वेश्चन तो देता नहीं लेकिन बच्चों को उलझा देता है। तो उस दरमियान हम क्लास ले रहे थे अपने लैब असिस्टेंट बैच में साइकोलॉजी की, तो बात हुई थी, मैंने कहा साइकोलॉजी में ज़्यादा इतना मत सोचो, बहुत ईजी है, और मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो मैंने लैब असिस्टेंट बैच विजय एजुकेशन ऐप पर जो है उसमें प्रोवाइड करवा रखे हैं, और आप वहीं से ले लो, और क्लासें जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे साथ में देखते रहो। बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन की, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की, और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। बायोलॉजी में कभी कुछ ऐसे डाउट्स वगैरह थे तो सर से फ़ोन कॉल पे भी बड़ी मुश्किल से बात होती थी, क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिजी था। तो एक टाइम पीरियड था, 5 से 10 मिनट बात होके अपने जो भी डाउट है ये क्लियर कर लेता था। सबसे बड़ी बात है बच्चों, स्ट्रेटर्जी बना के पढ़ना, कुछ पर्टिकुलर फिक्स जो बुक्स हैं, यूँ नहीं कि ये बंदा वो बुक पढ़ रहा है, दूसरा वो पढ़ रहा है, इससे कतई आपको घबराना नहीं है। आप एक पुस्तक को 2-3 बार पढ़ेंगे तब वो अच्छे से क्लियर हो पाएगी, और चौथी बार जब आप उस बुक का रिवीजन करेंगे तब आप खुद उस लाइन टू लाइन प्रश्न पुटअप करने सीख जाएंगे कि यहाँ से कैसा प्रश्न बनेगा और किस लेवल का बनेगा। जी सर। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया। ए शर्मा सर के छोटे भाई हैं राजेंद्र जी शर्मा, बाड़मेर ज़िले के दोरिमना कस्बे से बिलोंग करते हैं, एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और हम सब चूँकि ग्रामीण परिवेश से है बच्चों, अपना जो विजय एजुकेशन का पूरा परिवार है, हम खुद ही एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और हम जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको मोटिवेट करने का, उनका करियर गाइडेंस करने का काम करते हैं। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार पीछे छूट जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आज जैसे कि राजेंद्र जी का चयन हुआ है ना, तो इनके गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनसे प्रेरणा लेंगे, ठीक है। उनको ये तो लगेगा ना मन में कि यार हमारे पड़ोस में, हमारे गांव का जो फला फला व्यक्ति अगर सेलेक्ट हो गया तो प्रत्येक परिवार में ये सूचना जाएगी, तो उनके जो मम्मी पापा है कम से कम एग्जाम्पल तो देंगे कि आपके साथी का इनका चुनाव हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो आपका कैसे नहीं होगा, आपका भी होगा, एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भी यहाँ पे जो है राजेंद्र से पूछूंगा कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा योगदान इस सिलेक्शन में किसका रहा, किसका मोटिवेशन रहा, ये भी आप बताइएगा।
और एक ये भी बताइएगा कि आगे आपका ड्रीम क्या है, और आगे आप क्या केवल लेब असिस्टेंट ही आपका मेन टारगेट है, या आगे और आपको जो है सरकारी सेवा में आगे और बढ़ना है? जी सर, मेरी प्रेरणा की बात करूं तो हर किसी के लिए उनकी पहली प्रेरणा और मोटिवेशन उनके पेरेंट्स ही रहते हैं। जब आप उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि जितना वो आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उनके लिए कर दें तो शायद एक जीवन सफल हो जाए आपका। तो सबसे बड़ी प्रेरणा वही रहती है। और उसके बाद आपके टीचर्स का गाइडेंस, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो वहाँ से अगर पॉजिटिव चीज़ें मिलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आगे लक्ष्य है कुछ, यहाँ तक रुकना नहीं है, ये शुरुआत है। तो आगे भी कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें कोशिश चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, और पढ़ाई के प्रति आप बहुत डेडिकेटेड है, ये बिल्कुल मुझे लगता है। और बिल्कुल आपके जो भी टारगेट हैं वो ज़रूर कंप्लीट होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैं यहाँ शर्मा सर से भी पूछूंगा कि शर्मा सर, जो राजेंद्र जी की जो पढ़ाई है, ठीक है, आपने जो है बहुत करीब से इनको देखा है, ठीक है, और आप और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने तैयारी करी, इनकी जो स्ट्रेटजी रही, उसको देखते हुए आप बाकी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा कि कुछ और आएगा, ठीक है, मेरा दोस्त तो वो वाली बुक्स पढ़ रहा है, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, पता नहीं उस बुक से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे सर बहुत कुछ चलता है, कई बार हम देखते हैं कि फला फला बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, इस बुक से नहीं आए, उस नोट्स से आ गए, उस ऐप से आ गए, और इस पे सबसे ज़्यादा और निराशा होती है। स्वाभाविक है, जो तैयारी करता है उसको परेशानी तो आती ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच्चे कैसे खुद को उबारे, ठीक है, कैसे उन चीज़ों से बाहर निकले, इस पे थोड़ा बताइएगा। जी सर, सबसे पहली जो और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है कि निर्णय लेना। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं तो लैब असिस्टेंट और ग्राम सेवक की वैकेंसी पैरेलल थी, तो मैंने राजेंद्र को फोर्स किया था ग्राम सेवक के लिए। उसमें पोस्टें अच्छी थी, 5,500 लगभग 5,500 के करीबन। और यहाँ लैब असिस्टेंट में इनके जो डिपार्टमेंट की स्कूल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पोस्टें थी सर, 461 के करीब थी। तो वहाँ 10 गुना का फ़र्क। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन जब इसने सिलेबस देखा तो अचानक से फ़ोन करके कहा कि मैं लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करूँगा, ग्राम सेवक की नहीं। मुझे एक बार तो लगा हो सकता है निर्णय बड़ा खतरनाक हो, लेकिन इसने कहा आप देखो, एक बार मुझे अपना निर्णय लेने दो। मैंने कहा ठीक है, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप अपना निर्णय चुनें, लेकिन निर्णय लेने के बाद फिर पीछे मुड़कर मत देखना। इसने कहा बिल्कुल, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और रिजल्ट आपके सामने है। पोस्टें कम थी, बंदे ज़्यादा थे और कंपटीशन भी ज़्यादा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सर निर्णय लेना, और फिर उस निर्णय को सही साबित कर देना। निर्णय कभी गलत सही नहीं होते हैं, ये आपका संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो निर्णय आपने सही लिया था या गलत। संकल्प अच्छा है, एकाग्रता है और दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके पास, तो वो निर्णय आप सही साबित कर जाते हैं। और ये जो दुनिया है वो परिणाम देखती है, कोई किसी का संघर्ष नहीं देखता। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो वही पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि देखो पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है। लेकिन जिस दिन बारिश होती है सभी कहते हैं कि देखो बारिश हो रही है। तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना सर एक चुनौती है। और इसकी हॉबी मैं बताऊं तो शाम को 5 बजे से 1-1.5 घंटे शाम को वॉलीबॉल खेलना। तो जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो कई लोगों को लगता है कि बस घर पे बैठे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ाई जब आप करें, शांत होकर करें, सफलता अपने आप शोर मचा देगी। और फिर आगे बात करें
तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है लैब असिस्टेंट की, डेफिनेटली वो वैकेंसी आएगी दोस्तों। अब कब आएगी, तो देखो अभी अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, जो पहले से हुई लैब असिस्टेंट उनको नियुक्ति देने के लिए लाइब्रेरियन, पीटीआई और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, इनके रिजल्ट को फाइनल रूप देकर उनको नियुक्ति देगा। उसके बाद ये मान के चलिए कि अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। सरकार के पास ये अंतिम साल ही है, और कल और परसों ये ट्वीट भी हुआ था, वहाँ अंदर से न्यूज़ भी आई थी कि सरकार 1 लाख के करीबन भर्तियां करवाने जा रही है। तो बच्चों, अपनी स्ट्रेटजी बना के ये मत सोचिएगा कि भर्ती कब आएगी। ये सोचने वाले और आज से तैयारी करने वालों में बहुत फ़र्क है। आप पढ़ते रहिए, भर्ती एक ना एक दिन ज़रूर आएगी, एक ना एक दिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, और एक ना एक दिन रिज़ल्ट भी ज़रूर आएगा। तो आप ये चिंता छोड़िए कि एग्ज़ाम कब होंगे, भर्ती कब आएगी। आप अपना लक्ष्य संधारित कीजिए और एकाग्रता के साथ उसे भेदने का प्रयास कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी सवालों के जवाब अपने आप समय के साथ मिल जाएंगे। और मान लो आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2-3 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं और फिर वैकेंसी आती है, तो जो बच्चे जब शुरू करेंगे ना, तो उससे तो आप काफ़ी गुना आगे होंगे। ठीक है दोस्तों? जी सर। बिल्कुल सर ने सही कहा है कि आपका जो संघर्ष है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें, यह नहीं कि वैकेंसी आएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय काफ़ी कम रहता है। तो बिल्कुल सर की बात को मैं एग्री करता हूँ, आपको अभी से पढ़ाई जो है शुरू कर देनी चाहिए। मैं राजेंद्र जी से और पूछना चाहूँगा कि राजेंद्र जी, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सर ने भी बताया है, ठीक है, तो उनको चूँकि अभी वैकेंसी में थोड़ा टाइम भी है और काफ़ी अच्छा समय भी है। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय तो क्या था कि बहुत सारे बच्चों का अचानक से नोटिफिकेशन आ जाना, फिर तुरंत सिलेबस का चेंज हो जाना, ठीक है। उस समय परिस्थितियाँ पिछली वैकेंसी में कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाए थे, इसलिए महज कुछ नंबरों से पीछे भी रह गए बहुत सारे बच्चे। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस 2022 में पीछे रह गए, और जो बच्चे अब नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, इस पे थोड़ा बात करें। जी सर, तो जो अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो उनको पहला मैसेज मेरा यही होगा कि आप जो पिछले एग्ज़ाम अभी हुए हैं, लैब असिस्टेंट के हो या अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम जितने भी करवाता है, उन एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करें और लैब असिस्टेंट के सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवा दें। अब सिलेबस नया अपडेटेड होगा या पुराना वाला वही रहेगा, वो बात बाद में होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि सिलेबस वही है, तो वो सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाइए और उसकी कॉपी अपनी टेबल पे हमेशा रखिए। और तैयारी आप हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कीजिए जो आप बुक पढ़ रहे हैं। देखिए, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो सेम बुक लैब असिस्टेंट के लिए भी पढ़ते हैं, दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, आरएएस के लिए भी पढ़ते हैं। तो सारा कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो आपका सिलेबस आपको बताएगा। तो जितना आप सिलेबस को लेके चलोगे, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाएगी और सही टाइम पे भी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, खासकर सोशल मीडिया मीठा जहर है, तो इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, खासकर आपके प्रिपरेशन के टाइम में। और अभी तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मान के चलिए थोड़ा टाइम है, तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स होकर भी कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप कोई दूसरी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको ज़्यादा टाइम देके इसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं, या फिर आपकी स्कूल कॉलेज अगर कुछ भी चल रही है तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उन पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस वैकेंसी में। सो उसके बाद जब वो आ जाए तो सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवाइए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। आप जितना सिलेबस को लेके चलेंगे और जितनी उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा। जी बिल्कुल, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्यों पिछली बार हुआ था ये बच्चों के साथ। क्या हुआ
कि जो सिलेबस की चीज़ें थी वो तो बच्चे पढ़ नहीं पाए, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इतना डीपली और इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, क्योंकि बच्चों जीके में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप कितना भी बड़े तौर पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन आपको अपने सिलेबस को पॉइंट आउट करना है कि भाई मेरे सिलेबस में ये चीज़ है, तो मुझे पहले तो यही पढ़नी है, फिर उससे रिलेटेड होगी तो देखा जाएगा। पहले सिलेबस पढ़िए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के जहाँ पढ़ते हो अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए, ठीक है, और उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में है। और अभी एक और अच्छी बात बताई आपको राजेंद्र जी ने कि अभी जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के भी चल रहे हैं, बीए के, बीएससी के, कुछ बीएड के, पीटीईटी के, और भी बहुत सारे हैं। तो हर एक बच्चा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, किसी ने एडमिशन लिया है, तो एग्ज़ाम तो होंगे सभी के। और ऐसा बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं मेरे से। तो बिल्कुल सही कहा कि अभी आप जो हैं जैसे पढ़ाई का टाइम है तो थोड़ा उसको कम करके भी अपनी जो स्टडी चल रही है उसे छोड़ना भी नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेरी बीएससी चल रही, मैं छोड़ दूं और पूरा टाइम लेब असिस्टेंट में लगा दूं क्या? छोड़ो मत, आप साथ ही साथ करते रहो ना भाई। लेब असिस्टेंट की 4 घंटे एवरेज मान लें, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उधर 2-3 घंटे उन ग्रेजुएशन को भी दे दो, है कि नहीं? तो इसलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, थोड़ा रिलैक्स होके भी पढ़ सकते हो। आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए टाइम को डबल कर देना, है कि नहीं है? तो पढ़ना है, बट साथ में अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह कुछ चल रहा है उसको ड्रॉप आउट मत करो, उसे भी साथ में हो सके तो कंप्लीट करो, ठीक है? बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, जितनी भी बातें हुई है, जो भी यहाँ पे राजेंद्र जी ने बताया है, मैं पहले तो बच्चों दिल से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ राजेंद्र जी को, इनके जो है बड़े भाई और मेरे अजीज़ मित्र हैं अशोक जी शर्मा को, ठीक है, और आपकी पूरी फैमिली को, आपके मम्मी को, आपके पापा को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे पता है आज सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हैं तो वही खुश हैं, आपके मम्मी पापा खुश हैं कि आपका सरकारी सेवा में चयन हुआ है। और मैं जो है यहाँ पे AK शर्मा सर से भी कुछ और पूछना चाहूँगा कि शर्मा सर, चूँकि अब राजेंद्र जी की जो एज है वो क्या है, और क्या राजेंद्र जी शादीशुदा है, ठीक है, इस पे भी बता दें। मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे पूछ ही लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सब जगह ये चलता है कि पहले करियर और बाद में दूसरी वाली चीज़ें, ठीक है ना? तो अब कहीं ना कहीं करियर की एक बहुत अच्छी शुरुआत तो इन्होंने कर दी है, ठीक है ना? और तो इस पे भी बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि जैसा सोशल मीडिया के बारे में इन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया एक मीठा जहर है, तो बहुत सारे बच्चों में एक आदत हो चुकी है सुबह उठते ही फ़ोन को देखना, पहले व्हाट्सअप खोलना, फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। तो क्या इससे एक स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए और किस तरह से दूर रहना चाहिए, ठीक है? तो इस पे भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया बिल्कुल मीठा जहर है। अगर आप इसे पॉजिटिवली और अपने काम के लिए यूज़ करते हैं तो ये वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से थोड़ा सा मिस हो गए तो ये अभिशाप से भी कम नहीं है। कई दफ़ा ये होता है कि हम ज़रूरी काम के लिए फ़ोन हाथ में उठाते हैं, लेकिन पता नहीं कहीं से किसी पेज में पहुंच जाते हैं और उस पेज से जब बाहर आते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता तक नहीं चलता। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी आभासी दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया का बवंडर है जहां आपको फील भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है या उसका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए हाँ, अगर आपने ऑनलाइन कोई ऐप ले रखा है, क्लासें ले रखी है, तो बेझिझक देखिए। आपका साथ स्टडी करने वाले बच्चों का कोई ग्रुप बना रखा है तो आप उसके साथ आराम से बातचीत करिए, डिस्कशन ज़रूरी है। हो सकता है कई ऐसे टेलीग्राम चैनल है जिस पे क्विज भी चलती है, लेकिन साथ ही साथ जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इनमें फिसलने का जो मामला है बहुत ज़्यादा रहता है। मैं फिसलने का मतलब ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मिसगाइड हो जाते हो, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपका समय बहुत ज़ाया हो जाता है। हम कभी ऐसे बैठे रहते हैं तो काम से फ़ोन उठाते हैं कि चलो 5 मिनट में ये काम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कुछ और काम करते हैं, लेकिन सर आगे से आगे जब बढ़ते जाते हैं तो घंटों बीत जाते हैं फ़ोन पे, आंखें थक जाती है लेकिन कभी स्क्रीन थकती नहीं है।
तो दोस्तों सोशल मीडिया का पॉजिटिवली और पढ़ाई के लिए जितना यूज हो उतना बेझिझक करिए। और जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सोशल मीडिया, सामाजिक कार्यक्रम, इनसे जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना बेहतर होगा। तो सर ने कहा कि कुछ पर्सनल प्रश्न, तो मैं उनके भी जवाब दे देता हूँ। और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो भाई के दिल में धड़कन बढ़ रही है कि ये कोई विकीलीक्स खुला से ना कर दें। तो कहीं अड़ोस पड़ोस में सर शादी होती थी ना, ये जाता भी नहीं, घर वालों को बोल देता कि आप चले जाओ। हम कहते चल ले 2-4 मिनट में, 1 घंटे में कुछ भी होने वाला नहीं है, कि नहीं आप जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। बिना काम घर से बाहर नहीं निकलना। कभी भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता तो हमेशा इसकी मनाही रहती। और रही बात शादी की, तो सर अभी तक खूब सारे प्रपोजल आए हैं, 10 से 15 ऐसे रिश्ते आए हैं, लेकिन इसका एक ही डेडिकेशन, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने दो। कई बार हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सारे साम दाम दंड भेद के जो हथियार है वो विफल साबित हुए। हमने सोचा कई बार ब्रह्मास्त्र चलाया जाए, लेकिन जिस प्रकार मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र को लक्ष्मण ने तेजहीन कर दिया था, वैसे ही हमें निराशा हाथ लगी। तो मम्मी पापा और अड़ोस पड़ोस में हमारे परिवार वाले भी कहते तो ऐसे कर कोई आश्रम ज्वाइन कर ले कोई बाबा बनना है क्या है। सामाजिक, हम जिस परिवेश में रहते हैं दोस्तों, वो सामाजिक बंधनों का एक परिवेश है और उसमें हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है। ये सामाजिक बंधन है और इस बंधन से सभी को गुजरना होता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। तो हमने सोच लिया था कि भाई देखो है, और लोग तो कहते थे घर पे बैठा है, आराम से कुछ भी काम वाम करना नहीं है और आराम से बैठा रहेगा और शादी तो होगी नहीं। और जब रिश्ते आते हैं तो ये सामने से मना कर देते हैं। हम भी द्वंद में, मम्मी पापा मुझे कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ, और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया तब हमें लगा कि कुछ फैसले होते हैं जो सही लेने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हम एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे गांव से, एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पढ़ाई के लिए समय बहुत कम दिया जाता है। लेकिन मैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें पढ़ाई का भरपूर समय दिया सर। कभी भी फोर्स नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, पढ़ाई का इतना समय दिया जो शायद ही कोई फैमिली किसी को दे, स्वतंत्रता पूर्वक। मेरे चाचा जी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, छोटे चाचा जी टीचर हैं, और अब घर में एक और खुशी की बात, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक अच्छा माहौल है। हमारे गांव में जो एजुकेशन का माहौल है सर, बच्चे बाहर प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ये घर पे रह के तैयारी कर रहा था। तो कई दफ़ा लोगों की बातें हैं, लोग, और इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि लोग कहते हैं कि, हम कहते थे कि यार लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पढ़ रहा है, ऐसे कर, जयपुर चला जा, जोधपुर चला जा। तो इसका एक जवाब रहता था, लोगों का काम है कहना, बस आप वक्त का इंतज़ार करिए और वक्त के साथ लिए गए फैसले आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और आज वो चीज़ आपके सामने है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो मोटिवेशन से ज़्यादा खुद से इंस्पायर होइए। आप देखिए मॉम डैड को, मम्मी पापा को देखिए किस तरीके से वो मेहनत करते हैं अपनी खुशियाँ न्यौछावर करके आपका जीवन बनाने के लिए। उनके चेहरे पे जो सलवटें पड़ी है ना दोस्तों, वो धूप की वजह से और बढ़ती हुई उम्र की वजह से नहीं पड़ी है। वो सलवटें आपकी ज़िंदगी बनाते हुए वो चिंता की एक रेखाएं हैं, वो एक पथ है कि किस प्रकार उन्होंने एक संघर्ष किया है आपको सफल बनाने के लिए। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं तो ये मानिए उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, और वरना कितना भी कुछ भी कर लो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से घर वालों के सपनों को साकार करना है। सर मेरी तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, यही मैं इन्हें सलाह दूंगा कि जब तक पढ़ें कोई सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाएं। बिल्कुल 6 महीने आप मेहनत करिए। 6 महीनों की ये जो दिन और रात की जो नींद अगर आपने गंवा दी तो पूरी ज़िंदगी चैन की नींद सो पाओगे। थैंक यू। बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि 6 महीने अगर थोड़ा बहुत परेशानी झेल भी लोगे तो आने वाले जो 60 साल है वो सुखी रहोगे दोस्तों।
तो इसलिए बहुत अच्छी बात बताई है शर्मा सर ने, और राजेंद्र जी का चयन हुआ सरकारी सेवा में। अगेन मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और बच्चों, जैसे राजेंद्र जी ने पढ़ाई करी है वैसे ही आप भी बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। इन्होंने तो घर पे रह के पढ़ाई करी, आपका जैसा भी माहौल है, घर पे अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। आप कहीं दूर रूम लेकर के किसी अपने फ्रेंड के साथ रह के पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पढ़िएगा। देखो, राजेंद्र जी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही वो मैं बता दूं आपको। एक तो इन्होंने कहा है कि आपके दोस्त जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो पॉजिटिव भावना वाले होने चाहिए। अगर आपके मित्र इस तरह से हो कि अरे यार नहीं रहने दे, अभी वैकेंसी कहाँ है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए आप अपने चारों तरफ का माहौल ही कुछ ऐसा बना लो कि उस माहौल में आपको कोई नेगेटिव बात करने वाला मिले नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैंने कंटिन्यू सर तैयारी की थी, मैंने वैकेंसी आने से पहले ही स्टडी शुरू कर दी थी। तो अब इन्होंने पहले शुरू की तो इनको परिणाम अच्छा मिला है कि नहीं है। अब अगर कोई बच्चा वैकेंसी आने के बाद शुरू करे तो कई बार क्या होता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम तो आ गया सर पे। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है ना बच्चों, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा डेट दिखती है हमें, ठीक है ना। अभी तो क्या है, खुला मैदान है। और जब मेरे दोस्त, तो फिर बाउंडेशन आ जाती है। जब हमें बाउंडेशन हो जाती है ना, पूरा बांध लिया जाता है ना, तब काम भी नहीं होता ठीक से। अब आप खुल के जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बुक्स है फिक्स कर लो और उसको पढ़ो। जो ढंग की ऑथेंटिक बुक है जो मार्केट में चल रही है उसको ले आओ और पढ़ो उससे। ऑनलाइन कोर्स लेना है ऑनलाइन लेके पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो। तरीका जो भी हो बच्चों, सफलता आपको मिलेगी, आपके अंदर पहले इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। बड़ी बात तो यही है। और शर्मा सर ने भी यही बात बताई कि देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में आपके मम्मी पापा है, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई आपके जीवन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। और राजेंद्र जी ने तो पूरी पढ़ाई भी अपनी मम्मी पापा के सानिध्य में की है, घर पे रह के पढ़ाई करी है। तो कोई ये भी कहता है कि अरे यार घर पे तो माहौल नहीं है, तो घर पे इस तरह का माहौल मिला कि सरकारी सेवा में चयन हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। और बहुत अच्छे नंबरों से चयन हुआ है, ये भी बात है, ठीक है। तो आप सब बच्चों को विजय एजुकेशन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सभी को कहना चाहता हूं बच्चों, पॉजिटिव सोचिएगा, आज से शुरुआत करिएगा, ठीक है। आप शुरुआत कर दीजिए, सिलेक्शन होना तय है। कोई दुनिया की ताकत आपको सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। अगर आपने ठान लिया कि मेरा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो दोस्तों कोई दुनिया की ताकत आपको रोक भी नहीं पाएगी। आज से शुरुआत करिए, अभी से शुरुआत करिएगा। दिक्कतें आएगी, दिक्कतों से भागना नहीं है, दिक्कतों का सामना करना है बच्चों। आज अगर एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, उसको पार कर लिया तो हो सकता है कल कोई दिक्कत आए नहीं। और आज एक दिक्कत आई, उसका सामना नहीं कर पाए, भाग गए, उससे पढ़ना बंद कर दिया, तो दोस्तों फिर कैसे चलेगा। पूरी इतनी लंबी लाइफ है आपके सामने, ठीक है। पहले आप खुद प्रॉब्लम दोस्तों जो भी आ रही है उनका सामना करिए। आएगी, पढ़ोगे तो दिक्कतें आएगी। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम किस बात की है, कुछ नहीं आना है, ठीक है ना। तो बच्चों पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। AK शर्मा सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लाइफ में इसी तरह से प्रगति करें, आगे बढ़ें, और हमारा आपको बेस्ट विशेष है कि आप जीवन में जो भी एग्ज़ाम दें उसे क्वालिफाई करें, ठीक है। आपकी मेहनत को सलाम। तो जय हिंद, वंदे मातरम।